Hello class Earth, welcome to my YouTube channel. This is Neetu Yadav and today we are going to continue with the topic for the general trains in D block elements. In last video we discussed these four topics in the general train: atomic and ionic radius, metallic conductor, melting point, boiling point, density and ionization enthalpy. And today we are going to continue with this oxidation state and then we will discuss all the points. Okay. ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें सो इट इज नथिंग बट द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन इट्स कंबाइनिंग स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो दे डोंट हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू. जैसा कि एस ब्लॉक में होता है फॉर ग्रुप 1 इट इज +1 एंड फॉर ग्रुप 2 इट इज +2, बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इट इज वेरिएबल वैल्यू. कैसे? जैसे आप बात करते हो डी ब्लॉक में क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या करते हैं, they have partially filled d orbitals. D is carrying 1 to 9 electrons. स्कैंडियम D1 होता है, टाइटेनियम D2 होता है, वेनेडियम D3 होता है. द सेम वे इस तरीके से वो 1 to 9 वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं d ऑर्बिटल में. ना अब अगर हम बात करें स्कैंडियम ऑर्बिटल, सो इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेज. ऐसे हम इस तरफ चले जाते हैं. D1 इसमें क्या होता है 4s2 3d1. So +3 is stable because after losing 3 electrons it will acquire some noble gas configuration. उसके बाद क्या होता है, अब इस तरफ जब चले जाते हैं तो लास्ट में आपके पास आता है जिंक. So जिंक is having 4s2 3d10 configuration. So जिंक is very much stable in +2 oxidation state because after losing 2 electrons it will acquire 3d10, that is fulfilled configuration. But what about the एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बिटवीन, जिनमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होगा. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं 3d सीरीज में दैट इज +2. ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते जाते हैं तो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जांपल मिड ऑफ द सीरीज अगर आप मैंगनीज की बात करते हो तो मैंगनीज जो है वो +2 से लेकर के +7 तक की सारी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. मोस्टली कंपाउंड में इसकी +2 और बहुत सारे कंपाउंड्स में उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है. एंड दिस वेरिएशन इज जस्ट बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 4s1 3d5. ओके, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4s1 3d5. So after losing 1 electron it will gain 3d5, that is fulfilled configuration, that means it will be converted to Cr positive. But after that it will lose one more electron, it will convert it to be Cr2 positive. इस तरीके से. ठीक है, लेकिन अब Cr2 positive से इसको कन्वर्ट होना है Cr3 positive. So it is having 2 electrons के बाद it will have T4 configuration and after losing one more electron it will have D3 configuration. So D3 is exactly half filled configuration as per CFT. हमने अगर हम CFT की बात करें तो CFT में होता क्या है, CFT initially ground state d orbitals are having equal energy, they are degenerated d orbitals. When ligand is approaching them they will go to the excited state, but again they are at the same energy level, and when ligand approach them for the bonding they are split into two parts, T2G and EG. ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे. ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, डी ऑर्बिटल, क्योंकि 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz². 5 होते हैं, पांचों की शेप अलग होती है, ओरिएंटेशन अलग होती है. जब लिगेंड्स उनको अप्रोच करते हैं फॉर बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आप ये चीज पढ़ोगे, तो दे विल एक्सपीरियंस डिफरेंट एनर्जी बिकॉज उनकी सबकी शेप अलग है, ओरिएंटेशन अलग है. दे स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, दे आर हैविंग T2G एंड EG. ओके, अब क्या होगा जब D3 की बात हो रही है, D3 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाफ फिल्ड, क्योंकि यहाँ अगर T2G में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, T2G ग्रुप विल बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. तो क्रोमियम बहुत जल्दी D4 से D3 होना चाहता है क्योंकि D3 इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन फॉर दिस एंड इट हैज मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू D4. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली किस पर डिपेंड करेगा, अगेन जैसा हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी बात की थी कि कॉन्फिगरेशन पे मैटर करता है, कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है. हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, या हाफ फिल्ड हो जाएगा या फुल फिल्ड हो जाएगा, तो कंपाउंड में उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी
मैटर करेगी उस एलिमेंट के, उस एटम के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो और लेकिन हम सिंपल से एक बात कह देते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिएबल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, दे हैव d1 to 9। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर d10 है तो फिर वो वेरिएबिलिटी की बात नहीं होती। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज दे हैव फिक्स वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन बिटवीन सारा वेरिएबल होगा। और जो मिड ऑफ द सीरीज में होगा जैसे मैंगनीज है या वो है ऑस्मोसिस है, तो वो क्या करते हैं, वो ऑस्मियम है, वो क्या करते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और मैक्सिमम तक शो करते हैं। मैंगनीज जो है आपका वो +7 तक जाता है, ऑस्मियम जो है वो आपका +8 तक जाता है। तो ये रहेगा आपका टॉपिक कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज टॉपिक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट। व्हाई? देयर इज a reason sorry, the reason is first thing again they have partially, देखो partially filled d ऑर्बिटल का होना बहुत सारा रीजन यहाँ से कवर करता है कि इसी वजह से ये चीजें होती है। partially filled d ऑर्बिटल होने की वजह से they have capability, the electrons have capability to absorb the energy and to re-emit the energy, and in this way they can they can help the reactant to achieve the activation energy। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी तक अगर रिएक्टेंट चला जाता है तो प्रोडक्ट बनना फिर आसान ही होता है। दैट मीन्स हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो हेल्प करेंगे रिएक्शन को जल्दी कराने में, पहला रीजन। दूसरा रीजन, दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, अगेन दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, they can combine with the reactant to form the intermediate complex and then they will help in the formation of product। दूसरा reason। third reason is in some reactions, for example Haber process में आप आयरन यूज करते हो, तो what is the reason of using आयरन इन Haber process? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का केस होता है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी वर्क करती है। आयरन करता क्या है, आयरन प्रोवाइड अ सॉलिड सरफेस फॉर द रिएक्टेंट्स टू एब्जॉर्ब ऑन इट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस सरफेस पर, एंड देन दे इंटरैक्ट एंड दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट एंड फाइनली द प्रोडक्ट विल लीव द सरफेस। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, दिस इज एब्जॉर्प्शन थ्योरी। तो कैटालिस्ट तीन तरीके से, तीन रीजन से हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एज अ कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। First thing is they have unpaired electron, they have capacity to absorb or re-emit the energy so that reactant can achieve their activation energy value. Second thing, they have variable oxidation state, they can combine with the reactant to form an intermediate complex. Sorry. And the third one is they can provide a solid surface for the reactants to absorb and to interact and to react and then products desorption हो जाता है, वहां से चले जाते हैं। तो इस वजह से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मतलब वो कैरी करते हैं, हम एज अ कैटालिस्ट उनको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कलर्ड आयन। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आयन्स है, वाई दे फॉर्म कलर्ड आयन, वाई देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड। याद रखना फर्स्ट और लास्ट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जिंक में सारे के सारे D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑल आर पेयर्ड। बट कलर का अगर कोई रीजन आपसे पूछो तो सिंपल सी बात है, कलर का रीजन क्या होता है? कलर का रीजन होता है, देखो यहाँ आ जाओ वापस इसी बात पे कि CFT के अकॉर्डिंग, दिस इज क्रिस्टल फिल्म CFT, इसके अकॉर्डिंग when orbitals are split into two groups T2G and G, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, so it can absorb energy and it can go to the higher level. बट एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो जितनी एनर्जी लेके वो गया है उतनी एनर्जी लेके वो वापस भी आएगा, एंड जब वो री-इमिट करेगा रेडिएशंस को, उनकी फ्रीक्वेंसी किसी विजिबल रेंज से किसी कलर से मैच करेगी और इसलिए वो कलर आयन बनाते हैं। एंड इन वन वर्ड वी कैन से कलर इज ड्यू टू द ट्रांजिशन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जो वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, उनके आयंस जो है वो कलर शो करते हैं। द रीजन इज डी ट्रांजिशन, क्योंकि देखो ये भी डी है और ये भी डी है, तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में जाता है एक्साइट होकर के, और फिर वापस अपने लेवल पे जब वो आता है तो रेडिएशन इमिट करता है जिनकी फ्रीक्वेंसी किसी कलर से मैच करती है और हमें कलर मिल जाए। जैसे कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं, कॉपर सल्फेट जैसे ब्लू है, आयरन का जो कंपाउंड है ग्रीनिश होता है, निकल के कंपाउंड ग्रीन होते हैं, क्रोमियम के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो ऑरेंज कलर शो करते हैं, मैंगनीज के पर्पल काइंड ऑफ कलर शो करते हैं। तो रीजन क्या है? द रीजन इज डी ट्रांजिशन। ओके, डी का डी से ही ट्रांजिशन होना, सो दैट इज वाई दे फॉर्म कलर्ड आयन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगेन द सेम थिंग, दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे हैव सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
स्पिन ऑन के फॉर्मूला से हम अप्लाई करेंगे n into n plus 2 under root both n into and there n is the number of unpaired electron. ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए भी रीजन आपका क्या रहेगा, दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो लिगेंड्स आएंगे और अपना लोन पेयर उन एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में डोनेट करेंगे, रेडियो बॉन्ड बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। तो एक रीजन हो गया दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड द अनदर रीजन इज कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज। कैटायंस जो है मेटल के जो आयंस है दे आर स्मॉल इन साइज, दे हैव लार्ज चार्ज बाय साइज रेशियो। चार्ज ज्यादा है, साइज कम है कैटायन का, इसलिए वो लिगेंड्स को टाइटली होल्ड करके अपने चारों तरफ रख सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड द रीजन इज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ओके, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं कि कोई एक क्रिस्टल लैटिस है, मान लो ये मेटल के एटम है, ठीक है, सो देयर आर सम एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स। ये जो एम्प्टी स्पेस है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वॉइड्स, ठीक है। तो स्मॉल साइज के जो एटम्स है वो आकर के इन वॉइड्स में एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइटेनियम के एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उनमें कार्बन आकर के एडजस्ट हो जाता है, तो वो क्या बनेगा, TiC कंपाउंड बनाता है। दे आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज दिस साइड इज ऑल्सो नॉट इंटरस्टिशियल साइड। और स्मॉल साइज के जो एटम्स है वो यहाँ आके जस्ट एडजस्ट हो जाते हैं खाली स्पेस में, तो हम इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। या मान लो हाइड्रोजन आकर के अगर ऐड हो गया तो वो बनाएगा TiH2। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ओके। The last one is alloy formation. Alloys होते क्या है, they are nothing but the homogeneous mixture of two metals. अब अगर दो मेटल्स को आपने मिक्स करके होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है तो आपको नहीं लगता कि उनका जो एटॉमिक साइज है वो कंपैरेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े साइज के एटम्स में छोटे साइज के एटम्स मिक्स नहीं होंगे, होमोजेनियसली मिक्स नहीं होंगे, या बहुत छोटे में बहुत, तो आपको क्या करना है, सेम साइज का कुछ हमें एलिमेंट्स चाहिए। तो जब हमने पहला पॉइंट किया था डिफरेंस इन देयर, हमने जब बात की थी फर्स्ट पॉइंट की अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, तो हमने बात की थी देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट द डिक्रीज इज नॉट सो मच, क्योंकि जब डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होते होते जब हाफ फील्ड तक पहुंचे थे या उसके बाद फुल फील्ड तक पहुंच रहे थे, तो हमारे पास क्या हो रहा था, साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह इस साइज में डिक्रीज आ रहा था। डिक्रीज इन द सेंस इंक्रीज बैलेंस होकर के, काउंटर बैलेंस होकर के जो रेडियस थी वो कंपैरेबल यानी कि सिमिलर से साइज की रह गई थी, यानी कि डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है उनकी रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और अलॉय फॉर्मेशन के लिए हमें कोई ऐसी एलिमेंट, ऐसे दो मेटल्स लेनी होती है जिनका रेडियस में 15% से ज्यादा का डिफरेंस ना हो, और ऐसा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर नहीं आता जब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात हो जाती है, और लेफ्ट टू राइट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रेडियस में नहीं आता। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपैरेबल साइज के एटम्स जब होते हैं, जैसे आपने आयरन और मान लो जिंक ले लिया, कॉपर या आपने आयरन ले लिया, इनका जब हम मिक्सचर करके, होमोजेनियस मिक्सचर करके हम अलॉय फॉर्मेशन बनाते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर साइज में वो एलिमेंट्स होते हैं, तो अलॉय बनाना आसान होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जनरल ट्रेंड्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स along series, और we can say about डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो आई होप आपको ये सारे ट्रेंड्स से सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो रीजनिंग के लिए ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग या एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके, तो ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी अगर आपने इन दोनों वीडियोस को देखा है और चीज़ों को अच्छे से समझा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी टाइम में मिल जाए, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और इसी तरह बने रहिए। अगली वीडियो का वेट करेंगे, जल्दी अपलोड करूंगी। डी ब्लॉक में ही हम कुछ और प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।